हेलो फ्रेंड, दिस इज ध्यान। HPJBT कमीशन पोस्ट कोड 1075 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को हम डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको टॉपिक, सब टॉपिक और एडवांस लेवल बताया जाता है। क्वेश्चंस है, ऋग्वेद के सर्वाधिक प्रमुख देव हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड ऑफ ऋग्वेदा इज। क्या ये इंद्र है, अग्नि है, पशुपति है या फिर विष्णु है? बताइए जल्दी से फ्रेंड्स। अगर ऋग्वेद की बात हो रही है तो आपको पता है कि सबसे पुराना ये वेद है और संस्कृत में ये रचित है, लिखा गया है, एक धार्मिक ग्रंथ है। लेकिन और कितना आप ऋग्वेद के बारे में जानते हैं? फ्रेंड्स, ऋग्वेद को 10 पुस्तकों में बांटा गया है। कितने पुस्तकों में बांटा गया है? 10 पुस्तकों में बांटा गया है फ्रेंड्स, जिन्हें हम मंडल के नाम से जानते हैं। क्लियर? ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? आपसे एग्जामिनर पूछता है। 10,600 श्लोक हैं। और अगर हम इसके सूक्तों की बात करें तो कितने सूक्त हैं? आपको पता होना चाहिए, 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद किसने लिखा? पता ही होगा आपको, व्यास जी ने। ठीक है, व्यास जी ने ये लिखा। ठीक है, व्यास जी को ही इसका रचयिता माना जाता है। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। क्लियर? लेकिन यहाँ पर बात हो रही है ऋग्वेद के सर्वाधिक प्रमुख देव। बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा इंद्र। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप JBT कमीशन के लिए बेस्ट प्रिपरेशंस करना चाहते हैं और उनके अंडर जिन्होंने खुद कमीशन जैसे एग्ज़ाम पास भी किए हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस है उनके पास, तो सिंपल आप वीडियो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लास आप अपने मोबाइल में कहीं भी जितनी बार अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, JBT के नोट्स, MCQs, GK बेस्ड MCQs, प्रीवियस पेपर एनालिसिस MCQs, कंप्लीट सब्जेक्ट्स के साथ रिपीटेड और स्पेशल एक्सपेक्टेड एडिशंस भी आपको इसमें मिलता है। कि ये सब कुछ देखने के बाद और पढ़ने के बाद एग्जाम क्लियर हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी जो आपकी कमी है वो यहाँ पर पता चलेगी, क्योंकि डेली टेस्ट आपके शुरू हो चुके हैं। तो एक भी टेस्ट आपका छूटना नहीं चाहिए, जिसमें आपके मॉक टेस्ट है, शॉर्ट टेस्ट है, ग्राफ टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट, अपडेटेड टेस्ट, वीकली, मंथली और OMR शीट टेस्ट। ये सारे टेस्ट अगर आपने लगा लिए और हर एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर कर लिया, एग्जाम आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप पर लेना, नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, कौन प्रथम गुप्त शासक था? देखिए जल्दी से। क्या ये चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए सिंपल सी बात है, गुप्त काल की यहाँ पर बात हो रही है, टॉपिक आपको पता है। लेकिन जब भी हम इसके राजनीतिक इतिहास की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, जो कि इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है, जो आपका गुप्त काल का राजनीतिक इतिहास है। आपको पता है कि श्रीगुप्त को गुप्त शासक, ठीक है, श्रीगुप्त को ही इसमें गुप्त शासक का प्रथम गुप्त माना गया है, यानी कि को-फाउंडर। क्लियर? लेकिन राजनीतिक इतिहास की अगर बात हो रही है तो राजनीतिक इतिहास क्या होता है? जो भी लीडर्स आ रहे हैं उनके कार्यकाल में कौन कौन से फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, उन्होंने कौन कौन सी स्कीम्स लागू की, उनके काल में ऐसा क्या हो रहा था, ये सारी चीज़ें। जैसे आपकी श्रीगुप्त हो गया, उसके बाद घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि स्कंदगुप्त में जो एक सबसे फैक्ट आता है, हुणों का आक्रमण, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है हुणों का जो आक्रमण था वो आपके स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। और जैसे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का जो श्रेय है वो किसको जाता है? वो आपके कुमारगुप्त को जाता है। इसी तरह के आपके गुप्त काल का जो राजनीतिक इतिहास है, ये आपको की फैक्ट में पता होना चाहिए। और एडवांस लेवल के किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, अगर नहीं पता लग रहा है तो व्हाट्सएप कर लेना एक बार। ठीक है, आपको सारी चीज़ें एक बार में क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? तो उसका बताइए सही आंसर क्या होगा? श्रीगुप्त इसका सही आंसर। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति लागू की थी? इंपॉर्टेंट। क्या ये अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर इब्राहिम लोधी? बताइए। यहाँ पर बात हो रही है ब्लड एंड आयरन। जल्दी से फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बलबन। फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक शासक था ये।
लेकिन इसके बारे में एक और फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि वो मुसलमानों और विद्वानों का आदर तो करता था, ठीक है, जो मतलब मोहम्मदन थे, जो मुसलमान विद्वान थे, ठीक है, उनका वो भरपूर आदर करता था। लेकिन जो भी कामकाज थे, जो भी राजकीय कार्य थे, ठीक है, उनको इंटरफेयर करने नहीं देता था। फ्रेंड्स, उसका न्याय पक्षपात के बिना और उसका दंड जो था वो काफ़ी कठोर था, ठीक है। इसी कारण उसकी शासन नीति को लोह रक्त की नीति कहकर संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो बलबन इसका सही आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर, किसे मैसूर का टाइगर के नाम से भी जाना जाता है? क्या ये हैदर अली, टीपू सुल्तान, कृष्णदेव राय या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए यहाँ पर मैसूर का टाइगर सभी को पता होगा। फ्रेंड्स, मैसूर साम्राज्य के शासक टीपू सुल्तान को मैसूर का बाघ भी कहा जाता था, ठीक है। बाघ से वो काफ़ी उन्हें लगाव था, ठीक है। और अगर आपने टीपू सुल्तान की कभी भी हिस्ट्री अच्छे से रीड की होगी तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो भी उनके सेफ्टी गार्ड्स होते थे, यानी कि कवच होते थे, ठीक है, जो बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे, उनमें बाघ की छवि उकेरी गई थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा टीपू सुल्तान। क्लियर? फ्रेंड्स, जेबीटी कमीशन के लिए कहीं पे भी कंफ्यूजन आ रही है, नहीं पता लग रहा है, सिंपली आप व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना की थी किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशवचंद्र सेन या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से, देखिए इसका सही आंसर, जल्दी से फ्रेंड्स, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उद्देश्यपरक प्रस्ताव संविधान सभा में लाया गया था, किसके द्वारा ये लाया गया था? ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस वाज मूव्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय, बताइए। देखिए, ऑब्जेक्टिव जो आपका रेजोल्यूशंस था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये पेश किया गया था। और फ्रेंड्स, संविधान के प्रिंसिपल्स को ये निर्धारित किया गया था, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में कौन नए राज्यों के निर्माण की अनुमति प्रदान करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर बात हो रही है परमिट्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट इन यूनियन ऑफ इंडिया, बताइए जल्दी से, जल्दी से देखिए। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा संसद। फ्रेंड्स, भारतीय संघ में कौन नए राज्यों के निर्माण की अनुमति प्रदान करता है? वो आपकी पार्लियामेंट है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है, जो प्रीवियस बेस्ड में आपके हमीरपुर बोर्ड पूछ चुका है, तो अब एडवांस लेवल काफी मॉडरेट लेवल का रहेगा, ठीक है। तो ये मॉडरेट लेवल के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता लग रहा है तो व्हाट्सएप कर लेना, आपको टीम यहाँ पर पूरी हेल्प कर देगी, ठीक है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आर्टिकल 40 की, फ्रेंड्स, आर्टिकल 40 जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक को स्थापित करता है। फ्रेंड्स, ये बताता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। तो आर्टिकल 40 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, लो टाइड्स आर, निम्न ज्वार होते हैं, क्या ये कमजोर होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं, मॉडरेट होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? जो आपके लो टाइड्स होते हैं दोस्तों, ये मैंने प्रीवियस में भी आपको डिस्कस करवा दिया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा? वीक होते हैं। जो आपके लो टाइड्स होते हैं ये आपके वीक होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑनशोर ब्रिज विकसित होते हैं, ऑनशोर ब्रिज डेवलप्स इन, क्या ये डे नाइट बोथ ए बी या फिर मौसम में, किसी भी मौसम में? देखिए, सिंपल सी बात है, जो यहाँ पर बात हो रही है ऑनशोर ब्रिज की, फ्रेंड्स, एक समुद्री हवा या तटवर्ती हवा, कोई भी हवा है, ठीक है, जो पानी के एक बड़े लैंडमास पर बहती है। ये पानी और ड्राई लैंड की अलग अलग हीट कैपेसिटीज द्वारा बनाए गए एयर प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसका बताइए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डे, यानी कि डे, ठीक है, दिवस में ऑनशोर ब्रिज विकसित होते हैं दिवस, यानी कि डे में कभी भी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, संघ क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा नहीं मिलती है। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी यूटीज कितनी कितनी है, कितनी यूटीज है,
नाम भी पता होना चाहिए आपकी। दिल्ली है, अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, दादरा एंड नागर हवेली है, दमन एंड दीव है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी है। ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि संघ क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा नहीं मिलती है कर्नाटक से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से या फिर केरल से। 156A। फ्रेंड्स, चाहे हिमाचल का मैप है या फिर इंडिया का मैप है, ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, और मैप तो आपके माइंड में एकदम से छपना चाहिए। ठीक है, हर एक कोना आपके दिमाग में छपना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नीली क्रांति का संबंध क्या ये फिश प्रोडक्शन से है, मिल्क प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन या फिर फूड प्रोडक्शन? जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से है, यानी कि फिश प्रोडक्शन से है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए यहाँ पर विश्वव्यापी महाअवनमन हुआ था, यानी कि डिप्रेशंस टुक प्लेसेस, द वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशंस टुक प्लेसेस। ठीक है, क्या ये 1918, 1919, 1929, 1930? देखिए यहाँ पर बात हो रही है ग्रेट डिप्रेशंस की। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशंस इकोनॉमिक दुनिया के इतिहास में सबसे खराब आर्थिक मंदी थी, जो आपकी 1929 से लेकर 1939 तक चली थी। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 1929। ठीक है, मैंने अभी आपको क्लियर करवा दिया कि ग्रेट डिप्रेशंस, ठीक है, यानी कि एक आर्थिक मंदी थी इकोनॉमिक, ठीक है, जो कि 29 से लेकर 39 तक चली थी। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। लेकिन और कितने टाइप के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर पूछ सकता है, बहुत एडवांस लेवल आता है। ठीक है, लेकिन आपके पास ये सारे क्वेश्चंस होने चाहिए, इसलिए जेबीटी का अगर आप कंप्लीट एडिशंस लेते हैं, ज्वाइन करते हैं, तब रिटर्न में आपको मैं यहाँ पर चैलेंज करता हूँ, एग्जाम आपका निकल जाएगा। ठीक है, किसे हॉट मनी कहा जाता है? जीडीआर, एडीआर, एफडीआई या फिर एफआईआई? जल्दी से बताइए, हॉट मनी की यहाँ पर बात हो रही है। फ्रेंड्स, हॉट मनी रेफर्स टू फंड दैट आर कंट्रोल्ड बाय इन्वेस्टर्स। ठीक है, एक टाइप के फंड्स को रेफर करता है। ठीक है, और ये जो कंट्रोल्स है, ये किसके द्वारा कंट्रोल्स किए जाते हैं? इन्वेस्टर्स, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये कंट्रोल्स किए जाते हैं। बस छोटा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम निकल जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एफआईआई। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पके अंगूर में होता है क्या? ये फ्रक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, ग्लैक्टोज होता है या फिर ग्लूकोज होता है? जल्दी से बताइए, पके अंगूर में जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, पके अंगूर में क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। क्लियर? और जेबीटी कमीशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को इंक्लूड कर पाना मुश्किल है। सर्वाधिक गंभीर वायु प्रदूषक जिससे स्वास्थ्य आपदा होती है, इंपॉर्टेंट है, सभी को आता होगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड है। यहाँ पर बात हो रही है सीरियस एयर पोल्यूटेंट कॉजिंग हेल्थ हैजार्ड इज, बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, की सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साथ साथ में जरूर सोचा करें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषहीन सर्प है? यानी कि अजगर है, कोबरा है, इलैप्स है या फिर इनमें से कोई नहीं। विषहीन की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, जल्दी से देखिए, इसका सही आंसर होगा पाइथन, यानी कि अजगर जो है वो विषहीन होता है। ठीक है, इसमें जहर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस इज। ठीक है, देखिए ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस। फ्रेंड्स, देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जामिनर कहाँ से पुटअप करता है? वो आपके पुटअप करता है टॉप 10 मैगजीन से और न्यूज़पेपर में जो भी हाईलाइट की फैक्ट रहते हैं। ठीक है, जैसे कि उस टाइम ही काफ़ी हाईलाइट में वर्ड था ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, यानी कि इससे मतलब, इसका मतलब ये हो कि बीमारी से धीरे धीरे ठीक होना। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से देखिए, कॉन्वालेसेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य लाभ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे द सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम डैश मी। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है कि समस्या का जो समाधान है, ठीक है, समस्या का जो समाधान है वो हमने क्या किया? वो हमने क्या किया? अवॉइडेड कर दिया, यानी कि टाल दिया। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इंग्लिश तो वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, कहीं से भी आप सीख सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, तो इंग्लिश है, कहीं से भी आप सीखिए, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे ही इज बीइंग एक्यूज्ड डैश थेफ्ट। बताइए इसका सही आंसर। यानी कि दोस्तों उस पर चोरी का आरोप लगाया जा रहा था। ठीक है, ही इज बीइंग एक्यूज्ड डैश थेफ्ट
टू, फोर, ऑफ, अबाउट। जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑफ, ठीक है, ऑफ थेफ्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एंटोनिमस ऑफ बैनिश इज, देखिए बैनिश का मतलब क्या होता है यहाँ पर। बैनिश ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज भी ये ट्रेंडिंग में वर्ड रहता है, ठीक है, यानी कि देश से निकाल देना, ठीक है, दूर करना, ठीक है, बैनिश, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से देखिए। पहले तो आपको ये सारे ही मतलब क्लियर होने चाहिए। एवेडन क्या होता है, जल्दी से देखिए। एवेंडन क्या होता है आपका छोड़ देना, रद्द करना, ठीक है। हार्बर आपका बंदरगाह होता है। इंट्रोड्यूट क्या होता है, फिर इंट्रोड्यूट होता है आपका बिना अधिकार के कहीं भी आप प्रवेश करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंट्रोड्यूट। और ड्रॉप तो ड्रॉप, ठीक है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर होगा हार्बर, ठीक है। एंटोनिमस ऑफ बैनिश इज, उल्टा शब्द बताना था, हार्बर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मनोहर का संधि विच्छेद, जल्दी से देखना है, जल्दी से ऑप्शन देखिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मनः प्लस हर, ठीक है। शुद्ध शब्द है पवित्रता, देखना यहाँ पे कैसे लिखा जाता है, जल्दी से देखिए फ्रेंड्स। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पवित्रता। रणधीर में समास है, जल्दी से ऑप्शन देखिए। द्वंद्व, अव्ययीभाव, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि, जल्दी से देखिए। रणधीर में समास है, जल्दी से देखिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तत्पुरुष। नाम लेना मुहावरे का अर्थ है, जल्दी से। प्रसिद्ध होना, विश्वास करना, स्मृति रहना या फिर स्मरण करना। नाम लेना मुहावरे का अर्थ यहाँ पर पूछा गया है, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्मरण करना, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपने सिंपली करना क्या है, जेबीटी कमीशन पोस्ट कोड 1075 के लिए आपने कंप्लीट एडिशंस लेने हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएंगे और एक भी टेस्ट आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। हर संडे टू संडे आपके ओएमआर टेस्ट आपके अलग से हो रहे हैं, डेली टेस्ट आपके अलग से हो रहे हैं। तो हर एक टेस्ट की अपनी एक इंपॉर्टेंस रहती है, ठीक है। सभी टेस्ट लगाइए, क्लियर। यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना कमीशंस जिन्होंने क्लियर किए हैं, जिनके पास एनहेंस नॉलेज है इन सब चीज़ों को लेकर, उन्हीं के अंडर आपको ये सारा कोर्स अपडेट हो जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई भी डाउट्स, हेल्प क्वेश्चंस की आपको मदद की ज़रूरत है, ठीक है, तब भी आप व्हाट्सएप कर लेना। चलिए जुड़े रहिए सीरीज़ के साथ, फिलहाल इसके साथ